तो स्वागत है आपका। मैं हूं भागवत लोधी और आप हैं ग्रेट को हिट चैनल पर। तो यहाँ पर है मेरे पास एक माचिस और मैं इससे दिखाता हूं आपको एक कमाल की चीज। तो देखिए जरा। तो मैंने एक इससे स्टिक निकाली, बहुत सी प्यारी वाली। ये देखिए, ये मैंने एक स्टिक निकाली, एक सींक निकाली और मैं इसको जलाता हूँ। तो ये मैंने जलाई, ठीक है। और अभी आप इसके ऊपर देखिए, देखते रहिए इसको, ये पूरी जलने दीजिए, देखते रहिए इसको। अभी एक जादू होगा, है ना, देखते रहिए, देखते रहिए। तो ये, अरे मेरा हाथ जलने लगा, अरे 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 भाई, अरे ये देखिए, ये धुआं जो निकला ना, इसको देखा आपने? ठीक है, अभी जादू होगा। चलिए एक दूसरी सीख जलाता हूँ और मैं उससे कुछ अलग चीज जलाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने एक सीख ली और मैंने इसको जलाया, नहीं जली। चलो एक और लेता हूँ आपके लिए, ठीक है, जल्दी से देखिए आप। तो मैं एक ये ली, अब भी मैं यहाँ पर देखिए, इसको देखिए जरा, ठीक है। तो ये मैंने इसको क्या कर रहा हूँ, इसको रगड़ रहा हूँ इस पे। तो ये देखिए चल गई ना। अब इससे मैं देखिए क्या करता हूँ, इससे मैं करता हूँ आपके लिए कुछ एक काम। तो मैं इससे इस कागज को जलाता हूँ, ठीक है। तो देखिए, इस सींक से मैं क्या जला रहा हूँ, ये कागज। तो ध्यान से देखिएगा, ये कागज है, ये जल रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये धुआं है, निकल रहा है। ये जो कागज था अभी, अभी देखिए क्या बन गया है। ये जो कागज है वो देखिए बिल्कुल ऐसा राख टाइप का बन गया है ना। अभी मैं उसको फूंक मारूंगा ना तो ये उड़ जाएगा, ऐसे देखिए, ये उड़ गया, ठीक है। तो अब इससे हम लोगों ने क्या समझा, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, बहुत ही मजेदार तरीके से। तो चलिए सीधे स्क्रीन पर, ठीक है, और देखते हैं। तो क्लास 10th वालों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो साइंस की बुक है ना, उसके चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है, अरे बताओ क्या है नाम, बताओ बताओ। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है। तो आज से हम लोग अपनी जो साइंस है क्लास 10th वालों के लिए, मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक सी चीजें बहुत ही आसान से तरीके से समझाऊंगा, जिससे आप लोग इस चैप्टर को और आने वाले आगे के जितने भी चैप्टर्स होंगे उनको बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। और मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ रासायनिक अभिक्रियाओं एवं समीकरण के की पॉइंट्स। की पॉइंट्स ऐसी चीजें होती हैं जो यदि आप लोगों ने समझ ली तो आप लोग उस चैप्टर को या किसी भी चीज को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग अपनी पेन और कॉपी जल्दी से निकाल लीजिए, क्योंकि पढ़ने में तभी आनंद आता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अच्छा, क्या आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि सर ने यार वो वीडियो क्यों दिखाया था, पहले ये तिल्ली जला रहे थे, कागज जला रहे थे, कह रहे थे जादू होगा, लेकिन अब तो यहाँ पर ही पढ़ाने लगे, ये क्या है? तो यहाँ पर जादू अब होने वाला है। तो यदि आप लोगों को रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, तो वो आप लोगों को दिखाना थोड़ा जरूरी था, ठीक है। मैंने ऐसा समझा कि आपको दिखा दूं तो आप लोग और अच्छे से उसको रिलेट कर पाएंगे, ठीक है, और बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे, ठीक। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के हम लोग करते हैं की पॉइंट से शुरू, ठीक है। और आप लोगों को धीरे धीरे पता चल जाएगा कि वो मैंने क्यों दिखाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं की पॉइंट्स, ठीक है। तो आप भी अपने नोट्स निकाल लीजिए और उसमें डाल लीजिए चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया, और डेट भी जरूर डाल दीजिए, ठीक है, जिस दिन आप लोग पढ़ रहे हैं। और की पॉइंट्स, ठीक है, आप लोग समझ ही गए हैं कि की पॉइंट्स क्या है। यदि हम लोगों ने इनको समझ लिया तो हम लोग अपने चैप्टर को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो की पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट है हमारा रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, या रासायनिक अभिक्रिया। तो ये क्या होती है, क्योंकि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे चैप्टर का ही नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं को समझेंगे और फिर हम लोग समझेंगे समीकरण को, ठीक है, और फिर धीरे धीरे हम लोग इस चैप्टर की गहराई में जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं, तो अब आप लोग, जो मैंने आप लोगों को शुरू में दिखाया था वो वीडियो, कि मैंने एक तीली ली, उसको जलाया, ठीक है, और एक कागज को भी मैंने जला के दिखाया था। तो आप लोग उसको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, उसको ध्यान से अपने दिमाग में लाइए, यदि भूल गए हो तो फिर से देख लीजिए, लेकिन आप लोग उसको समझिए। तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि मेरे पास में यहाँ पर क्या था जलाने के लिए, मेरे पास में थी एक तिल्ली, माचिस की क्या थी मेरे पास में, एक तिल्ली, ठीक है। मैंने तिल्ली ली और उसके साथ में मैंने क्या किया था, माचिस, ठीक है, माचिस मैंने उसको ठोका।
और मेरे साथ में आसपास में क्या था, तो मैं उसको ऐड करते जा रहा हूँ, जोड़ते जा रहा हूँ जो मेरे साथ में था। तो आपने देखा कि जो मेरे आसपास है वो क्या थी, वायु भी थी, ठीक है। तो एक माचिस की तिल्ली ली, ठीक है, माचिस की तिल्ली ली और माचिस भी साथ में है और प्लस में क्या है, वायु। तो जब मैंने इस तिल्ली को माचिस पर रगड़ा और यहाँ पर वायु थी, तो इन्होंने कुछ प्रोसेस की और प्रोसेस करने के बाद आपने देखा कि क्या हुआ, ये तिल्ली है वो जलने लगी। क्या करने लगी, जलने लगी। और जलने लगी तो आपने देखा था ना कि मेरा हाथ भी थोड़ा सा जलने लगा था ना, मुझे गर्माहट महसूस होने लगी थी। तो आपने देखा कि इससे अपन लोगों को क्या मिला, ऊष्मा मिली, ठीक है। और साथ में अपन को क्या मिला, उजाला भी मिला, ठीक है। क्या मिला था अपन को, ऊष्मा भी मिली थी और उजाला मिला। और बाद में आपने देखा था कि थोड़ा सा उससे क्या निकला था, धुआं भी निकला था, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब प्रोसेस हुई। तो यहाँ पर एक माचिस के दौरान तिल्ली का जलना वायु की उपस्थिति में और जलने के पश्चात उससे ऊष्मा यानी गर्माहट का मिलना, उजाले का मिलना और बाद में थोड़े से धुआं का निकलना, ये जो प्रोसेस हुई है, इतना सब होना, यही कहलाती है हमारी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से समझ गए हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया एक्चुअल में होती क्या है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग ये समझें कि हर चीजें जलेगी तभी रासायनिक अभिक्रिया होगी, ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है, ठीक है। मैं अभी आपको इसके पॉइंट बताऊंगा कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। और आप लोग ये भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे अभी कि जो आपका पेट है उसमें जो आपका खाना है वो डाइजेस्ट हो रहा है, तो पेट के अंदर भी बहुत सारी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, ठीक है, तभी वो भोजन है वो डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक। तो रासायनिक अभिक्रियाओं का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्व है। तो अब हम देखते हैं कि जब एक रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया मतलब हम उसको कब रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, क्या क्या चीजें उसकी होती हैं। तो देखिए, एक रासायनिक अभिक्रिया है जब होती है तो उसके साथ में बहुत सारी बातें होती हैं। तो सबसे पहला है हमारा क्या, फर्स्ट पॉइंट है, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, ध्यान से नोट करते जाइए, ठीक है। तो अवस्था में परिवर्तन, ठीक है, क्या हो जाता है बच्चों, अवस्था में परिवर्तन। कोई भी पदार्थ है उसकी अवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तन, ठीक है। अब अवस्था तो आप लोग जानते ही हैं, अवस्था मतलब उसकी स्टेट। मतलब यहाँ पर देखिए, अभी जो तिल्ली थी ना, तिल्ली थी, ठीक है, माचिस की तिल्ली थी, वो यहाँ पर ऊष्मा और उजाले और धुएं में बदल गई और बाद में अपन को थोड़ी सी राख भी मिली थी। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, राख, मतलब ठीक है, थोड़ी सी राख भी अपन को मिली थी, ठीक। तो यहाँ पर माचिस की तीली थी, यहाँ पर माचिस की क्या थी, तीली, और यहाँ पर अपन को ऊष्मा उजाला धुआं या राख मिली। तो एक तो इसकी तिल्ली की पूरी अवस्था बदल गई ना, ठीक है। तो और दूसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरा पॉइंट मैं थोड़ा दूसरे कलर से लिखता हूं ताकि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखे, ठीक है। तो दूसरी जो बात हुई है यहाँ पर, अब आप लोग उस तीली को देखिए और जरा बताइए कि क्या था। तो आपने देखा था कि उसका रंग भी बदल गया था। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, रंग में परिवर्तन, ठीक है, क्या हो जाता है, रंग में परिवर्तन, ठीक। और चलिए तीसरी चीज मैं तीसरे कलर से लिखता हूँ, बढ़िया रेड से। तो ये तीसरी चीज, तो तीसरी चीज बताइए, रंग में परिवर्तन कैसे हुआ था। अभी जो ये जो तीली थी वो आपने देखी थी थोड़ी थोड़ी पीली पीली कलर की थी, लेकिन ये किस में बदल गई, राख और धुआं में। तो रंग में परिवर्तन बिल्कुल हो जाता है। फिर आपने देखा था कि जब वो तीली थी, मैं आसानी से उसको हाथ में लिए हुआ था, मतलब उसको उसका जो टेम्परेचर था, जो उसका तापमान था वो कम था। लेकिन जब उसने रासायनिक अभिक्रिया की तो उसके ताप में भी परिवर्तन हो गया। तो हम लोग लिख देंगे ताप, चलो तापमान लिख देता हूँ, तापमान में परिवर्तन, तापमान में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन, ठीक है। और एक और पॉइंट होना चाहिए अपन के पास में फोर्थ, वो आप लोग जरा सोच के बताइए कि वो क्या होगा, फोर्थ पॉइंट भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर देखो क्या निकला, धुआं, और ठीक है ये राख भी। तो यानी कि गैस का उत्सर्जन, ठीक है, गैस का क्या होता है अपने पास में, उत्सर्जन। अब उत्सर्जन तो आप लोग समझते हैं ना, उत्सर्जन मतलब किसी चीज का निकलना, ठीक है। या तो उत्सर्जन हो सकता है या अवशोषण हो सकता है। अवशोषण मतलब उसका सोखना, और गैस का उत्सर्जन मतलब गैस का निकलना। तो अब यहाँ पर आप लोग जरा ध्यान से देखिए कि यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो ये जो यहाँ पर मैंने ये जो 4 पॉइंट्स बताए हैं, ये बेसिकली वहां पर होंगे, तभी वो रासायनिक अभिक्रिया होगी, ठीक है।
तो अब और भी आप लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण बता सकते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को अभी एक उदाहरण बताया, ये जो मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखाया तो वो हो गया, और मैंने अभी आप लोगों को बताया भोजन का पचना, ठीक है, भोजन का पचना यानी कि भोजन का डाइजेस्ट होना, ठीक है, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण होगा, ठीक है, क्योंकि भोजन हम खाते हैं बढ़िया से अपनी रोटी सब्जी है ना, पनीर की सब्जी बढ़िया खाते हैं, तो वो देखो क्या अपन को ऊर्जा देती है, तो पूरा उसका बदल जाता है ना सब। तो भोजन का पचना भी क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया। और बता सकते हैं आप लोग क्या हो सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण, सोचिए सोचिए। तो ये हो सकता है अपना श्वसन, क्या हो सकता है, श्वसन मतलब जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेना भी एक हमारी रासायनिक अभिक्रिया है। और क्या हो सकता है, और हाँ आपको पता है लोहे पर जंग लगना, ठीक है, लोहे पर जंग लगना, ठीक, लोहे पर जंग लगना, तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। और भी बहुत सारी अभिक्रिया हो सकती हैं, ठीक है, जो आप लोगों ने अपने आसपास भी ऑब्जर्व की होंगी। तो बेसिकली अब आप लोग रासायनिक अभिक्रियाओं को समझ चुके होंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, ठीक है। अब यदि रासायनिक अभिक्रियाओं को अपन लोगों को और अच्छे से समझना है, अभी तो आप समझ ही चुके हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इस अभिक्रिया को मैंने यहाँ पर जो आप लोगों को बताया है, ये जो अभिक्रिया यहाँ पर मैंने जो लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है, कि ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक। तो अभी ये जो अभिक्रिया हुई है तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसका एक समीकरण सा बन गया, यहाँ पर LHS में कुछ है और यहाँ पर RHS में कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं इम्पोर्टेंट टर्म है वो बताने वाला हूँ, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर जो अपने पास में जो LHS में होते हैं, जो जिनसे क्रिया हो रही है, ठीक है, जैसे तिल्ली थी और वायु थी, तो ये जो LHS में होते हैं इनको हम लोग बोल देते हैं अभिकारक। क्या बोल देते हैं हम लोग, अभिकारक। चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये क्या होते हैं, अभिकारक। इस शब्द को आप लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिए क्योंकि ये हर बार आने वाला है। ये क्या होते हैं, अभिकारक। अभिकारक का मतलब जो अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, जो उसमें भाग लेते हैं। तो यहाँ पर अभिकारक कौन है, तिल्ली थी, वायु थी और माचिस थी, तो इन तीनों ने तो अभिक्रिया में भाग लिया, तो ये हो जाएंगे हमारे क्या, अभिकारक, ठीक है, ये हमारे क्या है, अभिकारक। और यहाँ पर जो बना हुआ है ये सब कहलाता है हमारा क्या बच्चों, उत्पाद, प्रोडक्ट। ये होता है हमारा क्या, उत्पाद, ठीक है। तो आप लोगों को ये दो शब्द बड़े ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम लोग बोल देते हैं अभिकारक, और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर जो प्रोसेस हुई माचिस के वो तिल्ली के जलने की, ये प्रोसेस को बताता है, तो यहाँ पर जो बना वो कहलाता है हमारा क्या, उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट, क्या क्या बना, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया को समझ चुके हैं, ठीक है, थोड़ा सा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे ये हमारा, चलो मान लीजिए कि भोजन का पचना है, श्वसन है, या लोहे पर जंग लगना है, तो यदि हम लोगों को इनको ऐसा समीकरण में दिखाना है, ठीक है, ऐसा समीकरण में प्रदर्शित करके बताना है, तो अब हम लोग जितने भी पदार्थ या तत्व हैं अभिक्रिया में भाग लेंगे, तो हम लोग उन अभिक्रियाओं के तत्वों या उन जो पदार्थ हैं उनके तत्वों को हम लोग यहाँ पर दर्शाएंगे, ठीक है। तो इसको दर्शाने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं रासायनिक समीकरण का। किसका उपयोग करते हैं, रासायनिक समीकरण का। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर सेकेंड, वो है हमारा की पॉइंट्स में जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो क्या है, हमारा रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो चलिए हम लोग किसको समझते हैं, रासायनिक समीकरण को, ठीक है। जैसा कि हम लोग ये समझ लिया अभिक्रिया, हम लोग किसको समझ रहे हैं, समीकरण को। बेहतरीन तरीके से समझते जाएगी। आपकी जो क्लास 10 की साइंस है ना, यूं चुटकियों में आप लोग सॉल्व कर दोगे उसको, मतलब बहुत कठिन नहीं लगेगी आप लोगों को, बस समझते रहिए, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण, तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे आप लोगों को पता ही है, एक मैं चलिए जस्ट एग्जाम्पल 4 लेता हूँ। जैसे मैंने एक समीकरण लिखा, किसका लिख दूं, चलो चलो मैं लिख देता हूँ आपके लिए, जो आपको बिल्कुल पता है, जल का, ठीक है। तो आप लोगों को पता है जल, ठीक है, जल मतलब वाटर यार, पानी जो हम पीते हैं, तो ये जो होता है इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, H2O, ठीक है। अभी ये H2O है, ये जल है, ये कैसे बना है, ये आप लोग क्लास 9th में बेहतरीन तरीके से समझ के आए हो।
वहां पर आप लोगों ने इन तत्वों को ऐसा बनाना सीखा है ना, किसी तत्व से कैसे हम लोग कोई पदार्थ है वो बनाते हैं, और आप लोगों ने समीकरण को बनाना भी वहां पर थोड़ा सा सीखा था, है ना। और आप लोगों ने आवर्त सारणी का भी थोड़ा सा ज्ञान लिया था, तो उन्हीं का हम लोग यहाँ पर उपयोग करेंगे, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण, तो जल यानी H2O का बनना, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ रासायनिक समीकरण यानी H2O का बनना। तो जो H2O है यानी कि जो जल है वो कैसे बनता है, तो H2O, तो इसमें क्या क्या होता है, देखो ये होता है हमारे पास में क्या, हाइड्रोजन, क्या होता है हमारे पास में, एक होता है हाइड्रोजन एलिमेंट, ठीक है, हाइड्रोजन तत्व, और इसके साथ में मिला है, हाइड्रोजन के साथ में क्या है, O मतलब क्या है बच्चों, ऑक्सीजन, ठीक है, ये क्या है, ऑक्सीजन। तो ये दोनों जो रिएक्टेंस करते हैं, जो अभिक्रिया करते हैं, तो ये क्या बना देते हैं, जल, ठीक है। तो ये प्रोसेस है जल बनने की, ये प्रोसेस किसकी है, जल बनने की। तो हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिला दो तो हमारे पास में क्या बन जाता है, जल। तो ये जो मैंने अभी लिखा है ऐसा हिंदी टाइप में, तो ये होता है किसी भी अभिक्रिया का शब्द समीकरण, शब्दों में लिखा है ना, देखो शब्दों में, तो ये होता है क्या, शब्द समीकरण, ठीक है। अब शब्द समीकरण से तो काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो अपन लोगों को वो दिख नहीं रहे हैं। तो शब्द समीकरण से हम लोग बनाएंगे इसका क्या, हम लोग बनाएंगे इसको तत्वों के फॉर्म में, ठीक है। शब्द समीकरण से हम लोग इसके तत्वों के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। और जब हम लोग उसको लिखेंगे तो वो कहलाएगा फिर हमारा रासायनिक समीकरण, ठीक। तो अब हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को चलिए मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ आपके लिए। तो ये जो हाइड्रोजन है इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन मतलब O2, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया O2। अब ये दोनों मिल जाते हैं तो हम लोगों को पता है कि H2 है, O2 है, और यहाँ पर हो जाएगा H2 और O2, ठीक है। ऐसा होगा क्या, अरे नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होगा। आप लोग तो जानते हैं कि जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो यहाँ पर O2 नहीं होगा, क्या होगा, केवल H2O, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऐसा होगा। तो अब आप लोग देखेंगे कि एक और समस्या हमारे सामने यहाँ पर आती है। तो ये जो अभी मैंने लिखा है ये, चलो मैं इसको बता देता हूँ कि पहले ये क्या है। तो ये जो अभी मैंने लिखा है यहाँ पर ये है क्या, रासायनिक समीकरण, ठीक है। ये क्या है, रासायनिक समीकरण। तो ये जो ऊपर लिखा है ये शब्द समीकरण है, और ये जो नीचे लिखा है ये रासायनिक समीकरण है। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये समीकरण अभी क्या करेक्ट है, तो यदि आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोग बता ही पा रहे होंगे कि ये समीकरण करेक्ट नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर H2 के पास में कितने परमाणु हैं। अच्छा ये तो पता है ना कि ये परमाणु भाग ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन है इसके कितने हैं परमाणु, 2। और यहाँ पर O2 ऑक्सीजन के भी कितने परमाणु हैं, 2। अब यहाँ पर देखिए RHS में, ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2। और यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 1। तो यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 1 है, यानी कि यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर कम है, यानी कि ये समीकरण है वो बैलेंस नहीं है। तो इसको हम लोग केवल रासायनिक समीकरण बोल देते हैं, हम लोग उसको संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं कहते हैं, ठीक है। तो हमें क्या है कि अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं थोड़ा सा देखो इसमें बैलेंस कर देता हूँ। तो यहाँ पर 2 हैं तो मुझे यहाँ पर इसको 2 बनाना पड़ेगा, तो मैं इसको यहाँ पर 2 लिख दूंगा, और यहाँ पर भी मैं क्या लिख दूंगा, 2। तो अब ये पूरा का पूरा बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर देखो 2 और इन दोनों का होता है गुणा, इनका और इनका क्या होता है, गुणा। तो 2 का 2 का गुणा होगा तो 4 हो जाएंगे, तो 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 2 का गुणा 2 में होगा, सो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। और इस 2 का इस O में भी होगा गुणा, क्योंकि ये तो 2 तो दोनों के पास में है, ठीक है। तो इसका इसमें भी होता है और इसका इसमें भी होता है। तो यहाँ पर O के कितने हो गए, 2, यहाँ पर भी 2 हैं। हाइड्रोजन के कितने हैं, 4, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 4। तो अब जो यहाँ पर समीकरण बन गया है इसको हम लोग बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। ये क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक। और एक बात और जो मैंने आप लोगों को पहले इसके बताई थी कि ये जो यहाँ पर लिखे हुए हैं क्या कहलाते हैं, जरा आप लोग इनको बताना। तो ये जो यहाँ पर दोनों ये जो लिखे हुए हैं ये क्या कहलाते हैं, ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं क्या,
अरे भाई मैं ही गलत, ये क्या उत्पाद, थोड़ा फॉरवर्ड हो गया है ना, थोड़ा बैक आ जाओ भैया। तो ये कहलाते हैं हमारे क्या, अभिकारक। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है, अभिकारक। और यहाँ पर जो बना हुआ है, ये जो वाटर बना हुआ है, इसको हम लोग बोल देते हैं उत्पाद, ठीक है। तो ये होता है रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो बेसिकली अब आप लोग समझ गए हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। और जो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो मैंने इनको यहाँ पर एक कैसे कर दिया कि ये बराबर यहाँ पर हो गए, ठीक है, ये रासायनिक समीकरण से संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया। तो अब जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट समझने वाले हैं वो यही है कि एक संतुलित रासायनिक रासायनिक समीकरण है, वो हम लोग कैसे उसको संतुलित करते हैं, मतलब कोई भी समीकरण है हम लोग उसको संतुलित कैसे करते हैं। तो मैं छोटे छोटे समीकरण बताऊंगा, फिर आप लोगों को बड़े बड़े समीकरण तक ले जाऊंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, मतलब इसको संतुलित हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो की पॉइंट्स में हमारा क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो अब हम लोग समझने वाले हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो क्या आप लोगों के ध्यान में ये एक सवाल नहीं आ रहा है कि ये जो यहाँ पर अभी अपन लोगों ने बनाया है, ये यहाँ पर अभी अपन लोगों ने बनाया हुआ है, ये जो पहले ये रासायनिक समीकरण था, ये रासायनिक समीकरण ही तो था। तो फिर हमें इसको संतुलित करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो यही है, पहले क्वेश्चन है कि हम संतुलित रासायनिक समीकरण क्यों करते हैं। तो पहले मैं इसका आंसर दूंगा, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण की हमें जरूरत क्यों है, हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। तो ये क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन क्या क्या लिख लिया आप लोगों ने कि यहाँ पर की पॉइंट्स में थर्ड संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है मैं वो बाद में बताऊंगा। तो हम पहले क्वेश्चन ये लिखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, सबसे पहले तो इसका ही आंसर देंगे, क्यों करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं या इसकी हमें क्यों जरूरत है, ठीक है। तो आप लोग क्लास 9th को याद कीजिए, जब आप लोगों ने अणु और परमाणु के बारे में पढ़ा था, शायद चैप्टर नंबर 3 में था, है ना, अपनी साइंस की बुक में। तो वहां पर आप लोगों ने नियम पढ़ा था, एक था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि वो नियम किसने दिया था और वो नियम क्या था, ठीक है, जरा उसको याद कीजिए। तो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम था वो आप लोग जरा याद करके बताइए कि क्या था, ठीक है। तो आप लोग हैं ना, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप लोग बता ही चुके होंगे क्या होगा, ठीक है, आप लोगों ने बता दिया। अब मेरे से सुनिए, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें द्रव्यमान को ना तो अपन बना सकते हैं ना ही उसको मिटा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने परमाणु भाग लेंगे उतने ही परमाणु हमें उत्पाद के रूप में मिलेंगे, ठीक है। तो यही हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, यानी कि जितने हम लोगों ने अभिकारक लिए हैं उतने ही परमाणु हमें उत्पाद के रूप में मिलेंगे, ठीक है। तो जितने दिए हैं उतने ही मिलेंगे, यानी कि एक बैलेंस हो गया ना, कि जितने दिए हैं उतने ही मिलेंगे। तो इसी चीज को सही रखने के लिए हमें किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग लिख लोगे, है ना, मैंने बोल दिया है तो इसका आंसर आप लोग लिख लोगे क्या, कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए हमें किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है, ठीक है। यह इसका आंसर हो गया। तो आइए अब हम लोग सीखते हैं सॉरी, किसी भी रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित कैसे करते हैं, ठीक है। तो आइए जरा सीखते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा, मतलब मैं छोटे छोटे समीकरण लूंगा, फिर मैं बड़े समीकरण की तरफ लेके चलूंगा आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लेने दीजिए। हाँ अब ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, आप लोगों को पहले छोटे छोटे समीकरण बताऊंगा, फिर मैं बड़े समीकरण की तरफ आप लोगों को लेकर के जाऊंगा। तो चलिए उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहला मैं लेता हूं आपके लिए, चलिए मैंने ले लिया किसका, चलिए मैंने ले लिया कोयले का जल्ला, ठीक है।
कोयले का जलना, 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 ठीक है, वो वाला जलना नहीं, जल सी वाला जलना नहीं, कोयले का जलना, ठीक है। तो कोयले का जलना मतलब क्या? कोयले का जलना मतलब क्या? कोयला मतलब क्या होता है? कार्बन, तो ये कार्बन क्या बैठा दिया? सी, ये तो आपको पता ही है। प्लस का क्या है? जलना, मतलब कैसे जलेगा? तो भैया ऑक्सीजन चाहिए तो O2। तो कार्बन जब जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये आपको तो पता ही चला गया होगा कि ये क्या बनाता है? CO2। तो क्या ये जो मैंने अभी समीकरण लिखा है, क्या ये समीकरण वो संतुलित है? तो आप लोग बोलोगे यस सर ये संतुलित है। अब कैसे संतुलित है? तो जरा देखिए कि यहाँ पर कार्बन है वो कितना है? एक कार्बन है, वन कार्बन LHS में। तो यहाँ पर RHS में मतलब दूसरी साइड भी कितना कार्बन है? एक। तो दोनों बराबर हो गए, एक कार्बन, बैलेंस, दोनों बराबर हैं, ठीक है। इसका भी उतना उसका भी उतना, दोनों बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर O2, तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? यहाँ पर ऑक्सीजन के हैं 2 परमाणु। तो यहाँ पर भी देखिए ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2। एक कार्बन, दो ऑक्सीजन, बात बराबर है, ठीक है। तो ये हमारा एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग अभिकारक और उत्पाद को लिखते हैं, तो हम लोगों को उनकी अवस्था के साथ में लिखना होता है, मतलब वो कैसे हैं उनको लिखना होता है। जैसे कार्बन है, कोयला है, तो ये सॉलिड होता है, कैसा होता है? सॉलिड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये जो पॉइंट है वो बना देता हूँ, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा कि ये आप लोगों को लिखना है, ठीक है। भौतिक अवस्थाएं, ठीक है। तो क्या लिख देते हैं? चलो थोड़ी सी हेडिंग बना देते हैं, अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं, अवस्थाएं, ठीक है। तो ये आप लोगों को बड़े ध्यान से लिखना है, ठीक है। ये अवस्थाएं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखना है। जैसे कोई चीज ठोस है, जैसे ये हमारा कार्बन है वो सॉलिड है, ठोस है, तो हम लोग यदि कोई जो अभिकारक या उत्पाद ठोस होगा, तो हम लोग उसको सॉलिड, यानी कि हम लोग उसको बोल देते हैं क्या? एस से लिखेंगे। यानी कि ये यहाँ पर जो कोयला है वो कैसा है हमारा? ठोस है। तो हम लोग इसके नीचे थोड़ा सा ऐसा एस लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा, ये जो एस दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है? ये जो कार्बन है वो कैसा है? ठोस है, ठीक है। और यदि कोई ठोस के बाद यदि कोई जो अभिकारक उत्पाद द्रव अवस्था में है, तो उसको हम लोग लिक्विड, यानी कि उसको हम लोग स्मॉल एल से दर्शाएंगे। तो यहाँ पर कोई लिक्विड है, पानी के जैसा तरल है यहाँ पर? नहीं है ना, ठीक है, क्योंकि O2 तो क्या है? गैस है, ठीक। तो यहाँ पर एल नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब यदि कोई पदार्थ है, मान के चलिए गैसीय अवस्था में है, कैसा है? गैस है। तो गैस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर G लिखेंगे, क्या? G4 गैस। तो यहाँ पर O2 कैसा है हमारा? गैस, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि ये जो हमारा CO2 है ये भी कैसा है? गैस। तो हम लोग यहाँ पर G लिख देंगे। तो वैसे लिखा था तब भी सही था ये समीकरण, ठीक है, क्योंकि ये आपसी में अंडरस्टूड था, यानी कि ये पहले से समझा हुआ था कि सभी लोगों को पता है कि जो कार्बन होता है वो सॉलिड होता है, जो O2 होती है वो हमारी गैस होती है, वो CO2 होती है वो भी हमारी गैस होती है। लेकिन यदि आप लोग ऐसा लिख देंगे तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। और जब आपके टीचर हैं वो चेक करेंगे, एग्जाम में आप लिखेंगे, चेक करेंगे, जो आपके एग्जामिनर हैं, तो फिर उसको बहुत ही अच्छा लगेगा, कहा कि हाँ इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से पता है, ठीक है। तो ये लिखना जरूरी होता है। अब एक और स्टेट होती है, यदि कोई मान के चलिए जलीय विलयन है, क्या है? जलीय विलयन, जलीय विलयन, अरे भाई ये देखिए, ये पेन ना थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है ना, इसको मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा। तो अपग्रेड करने में हमारी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि मोर सब्सक्राइबर आएंगे तो हम लोग इसको अपग्रेड कर पाएंगे, ठीक है। अब वो जानते हैं आप लोग कैसे। यदि कोई जलीय विलयन है तो हम लोग उसको लिखेंगे AQ से, स्मॉल a स्मॉल q, ठीक है। तो ये हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को लिखना है, ठीक। तो ये हमारा एक जो समीकरण है इसको हम लोगों ने समझ लिया। चलिए अब हम लेते हैं
दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, चलिए वही लेते हैं जो हम लोगों ने पहले अभी किया था, तो आप लोग कर पाएंगे। जैसे जल का बनना, जल का बनना में क्या था, हाइड्रोजन मिलाया था और हमने क्या मिलाया था, O2, ठीक है, हाइड्रोजन मिलाया था और O2 मिलाया था, तो हमारे पास में क्या बन गया था, H2O। अब आप लोग इसको संतुलित कीजिए, तो अब आप लोग यदि इसको संतुलित करेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे कि हाइड्रोजन है, चलिए पहले इसकी अवस्था लिख लेते हैं। तो हाइड्रोजन है वो क्या है, गैस, तो G लिख देंगे। O2 क्या है, गैस है, तो यहाँ पर भी लिख देंगे। H2O क्या है, तो ये हमारा क्या है, जल है ना, ये क्या है हमारा जल। तो जल कैसी अवस्था में होता है, लिक्विड में, यानी कि द्रव में, तो हम लोग इसको L लिख देंगे, ठीक है। अब इसको चलिए हम लोग करते हैं संतुलित। तो संतुलित करने के लिए देखिए, LHS में मतलब इस साइड में देखिए, पहले आप लोग इस साइड में देखिए, जो हाइड्रोजन कितना है, 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ठीक है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना है, 2 है। अब यहाँ पर O कितना है, 2, लेकिन यहाँ पर कितना है, 1। तो इस 1 को 2 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 का गुणा। तो आप लोग यूं कर देंगे, 2 का गुणा, लो सर जी हो गया। या फिर आप लोग यहाँ कर दोगे तो 2 हो गया। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोग कभी भी ना ही नीचे लिखेंगे किसी भी तत्व के, ना ही उसके बगल में ऐसा ठुसा के लिखेंगे। ना नीचे लिख सकते हैं आप लोग, ना कभी भी ऐसे 2 के बीच में, ठीक है। ना इसकी घात नहीं लगा सकते, मतलब इसको स्क्वायर नहीं कर सकते, वरना कोई करेंगे, लो सर ये हो गया स्क्वायर, 2 मैंने कर दिया, लो 2 ही तो है। तो ऐसा नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है, ये नियम के विरुद्ध है, ऐसा आप लोग नहीं कर सकते। आप लोग केवल कर क्या सकते हैं कि केवल इसके आगे गुणा कर सकते हैं, मतलब जितना भी ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है उसके आगे आप लोग गुणा कर सकते हैं, 2 से 3 से किसी भी नंबर से, ठीक है। और यदि कोई जैसे प्लस में लिखा हुआ है तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर मान के चलो, मान लीजिए कि यहाँ पर चलो Fe था, आयरन भी था, मतलब है नहीं है मान लीजिए, तो यदि आपको F में गुणा करना है और आप लोग यहाँ कर दो, बोलो कि सर जी F में भी हो गया, तो ऐसा नहीं है। यदि आपको F में करना है तो F के आगे करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब प्लस वाले यदि कोई जुड़े हुए हैं तो उसको ऐसा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो ये है नहीं, तो इसको मैंने हटा दिया। तो अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो कितना हो गया है। अब मैंने आपको पहले बता दिया कि 2 का गुणा इसमें होता है, तो 2 का गुणा इसमें हो गया, तो हाइड्रोजन 2 दूनी कितने हो गए, 4। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 4 हैं। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, 4, ठीक है। अब O कितने हैं, तो O का तो गुणा हाइड्रोजन में भी है और इसमें भी है, तो यहाँ पर 1 था, तो 2 का गुणा इस 1 में होगा, तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे ऑक्सीजन हमारे पास में, 2। बोले सर ही भूल गए अरे बच्चों हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर हमारे पास में जो ऑक्सीजन है वो कितने हमारे पास में, 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और यहाँ पर कितने हैं, 4। तो यहाँ पर हम लोग किसका गुणा कर देंगे, 2 का। ध्यान रखना ऊपर नहीं कर सकते ना, यहाँ पर भी 4 नहीं बना सकते। ये नीचे जो लिखे हुए हैं ये आप लोगों को लिखे ही मिलेंगे, ये आप लोगों को अपने मन से नहीं लिखना है, ठीक है। ये परमाणु आप लोगों को पहले से ही मिलेंगे, बस आप लोग उसके आगे गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, इसका गुणा होगा तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। ऑक्सीजन पहले से कितने हैं, 2। तो अब आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हैं, ऑक्सीजन 2 हैं, हाइड्रोजन 4 हैं, ऑक्सीजन 2 हैं, मतलब जो हमारा LHS है वो बराबर है किसके, RHS के। यानी कि जो हमारे ये जो अभी का, अरे भैया इसको, अरे यहाँ नहीं लिखे गए, चल थोड़ा हटा के मैं तुझे बाद में ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे अभिकारक हैं, क्या है हमारे जो अभिकारक, वो बराबर हैं किसके, उत्पाद के। उत्पाद के बराबर नहीं, उत्पाद के परमाणुओं के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारा जो समीकरण है वो एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। चलिए 2-3 से सवाल और, मतलब 2-3 से और लेते हैं हम लोग, ठीक है, और उसको जल्दी से करते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ये आप लोगों ने नोट कर लिए ना, ये आप लोगों ने नोट कर ही लिए होंगे, ठीक है। नोट करते जाइएगा और बेहतरीन तरीके से समझते जाइएगा, ठीक है। अरे मिट जाओ जल्दी से, बच्चे देख रहे हैं कि सर मिटा नहीं रहे हैं। अरे भाई मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगले उदाहरण लेते हैं। तो एक मैं लूंगा आपके लिए बेहतरीन सा उदाहरण, उदाहरण नंबर था, ठीक है। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा बड़ा सा लूंगा, थोड़ा सा मैं क्या लूंगा, कॉम्प्लिकेटेड लूंगा, ठीक है। तो यदि मैं एक प्राकृतिक गैस का मतलब जलना लूं, क्या लूं मैं, एक प्राकृतिक गैस का जलना लूं, ठीक है। तो
यहाँ पर हमारे पास में CH4, ठीक है। CH4 मतलब क्या होता है बच्चों, मीथेन गैस प्लस के O2, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोगों ने क्या कर दिया, जला दिया। तो अपने पास में बना क्या बच्चों, CO2, क्या बना, CO2 गैस मिलती है, और साथ साथ में क्या होता है, जली बनता है H2, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इनकी जो हम लोग स्टेट हैं वो लिख देंगे। तो जो CH4 है, मीथेन है, वो क्या है, गैस है, तो हम लोग यहाँ पर G लिख देंगे, गैस है। O2 भी हमारी क्या है, गैस है, तो गैस लिख देंगे। CO2 भी हमारी गैस है, तो G लिख देंगे। H2 हमारा क्या है, लिक्विड है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, L, ठीक है। ये हो गया। अब आइए हम लोग इसको करते हैं संतुलित। तो अब संतुलित करने के लिए हमें एक एक तत्व को संतुलित करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, इस LHS में देखिए, ये तीर के इस साइड वाला LHS, और ये क्या हमारे अभिकारक। चलो इनको मैं लिख देता हूँ। तो किस पेन से लिखूँ, किससे किससे, चलो इससे लिख देता हूँ। ये अभिकारक, ये क्या है हमारे, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये अभिकारक हैं, और ये इस साइड क्या है हमारे, उत्पाद, ठीक है। तो अब आप लोग अभिकारक में सबसे पहले देखिए, यहाँ पर कार्बन कितना है हमारे पास में, कार्बन है 1, और यहाँ पर भी कार्बन कितना है हमारे पास में, 1। आप लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप लोगों को इनको बराबर करना है, ठीक है। तो ये तो दोनों बराबर हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए, अब हाइड्रोजन H कितना है यहाँ पर, कितना है, 4। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, 4। और यहाँ पर कितना है भाई साहब, यहाँ पर तो बैठा हुआ है कितना, 2। तो यहीं से एक बात गड़बड़ हो गई। और चलो O को भी देख लेते हैं। तो O यहाँ पर कितना है, कितना है हमारे पास में, 2। और यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर है O2, और यहाँ पर कितना है, 1। तो 2 और 1 कितने हो गए हमारे पास में, 3, ठीक है। ये जो मैं ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे खींच खींच के, ये आपको बनाना नहीं है, ये आप लोगों को ध्यान में, मतलब ध्यान रखना है कि ये कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गड़बड़ कहाँ से हुआ, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 4, और यहाँ पर है कितने, 2। तो सबसे पहले हम लोग इस हाइड्रोजन से ही निपटते हैं। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। तो इस 2 को 4 बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 2 को 4 बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मैं किस पेन से, चलो व्हाइट से लिखता हूँ। तो आप लोग बोलोगे कि स्पेस स्क्वायर कर दें, यहाँ पर 4 लिख दें, नहीं, आपको क्या करना है कि यहाँ पर 2 लिखना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 और 2 का गुणा होगा तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4, कितने हो जाएंगे, 4, ठीक है। अब इसके साथ में ये जो 2 का गुणा इस O में भी होगा, सो ये 2 का गुणा O में हुआ, सो 2 एक ही था यहाँ पर O, सो 2 O हो गए, 2 O यहाँ पर हैं और 2 O यहाँ पर हैं। तो O कितने हो गए, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन कितने हो गए, 4, क्योंकि 2 यहाँ पे हैं और 2 का गुणा इसमें हुआ तो ये 2 हो गए। तो अब यहाँ पर कितने हो गए, 4। तो इस साइड भी हमें 4 बनाने पड़ेंगे। तो 4 कैसे बनाएंगे, यहाँ गुणा करके 2 का, नहीं, क्योंकि हमें O को 4 बनाना है तो हम लोग कहाँ गुणा करेंगे, हम लोग करेंगे गुणा कहाँ पर बच्चों, O के पास में। कहाँ करेंगे, O के पास, मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिख गया। देखो, C1 H4, सो 2 और 2 4, H भी कितने हो गए, 4, कितने हो गए H हमारे पास में, 4। और यहाँ पर O कितने हैं, 4, तो 2 OJ हैं और 2 O यहाँ पर, सो 2 दूनी कितने हो गए, 4, ठीक है। इनको अलग और इनको अलग नहीं गिनेंगे, इनको एक साथ में गिनेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा समीकरण है, क्या हो गया, संतुलित। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन सा एग्जाम्पल लेता हूँ, क्योंकि जितने ज़्यादा हम लोग एग्जाम्पल करते हैं तो समीकरण है वो उतना ज़्यादा हमें क्या होते हैं, समझ में आते हैं, ठीक है। उतने अच्छे से हम लोग इसको समझ पाते हैं, ठीक। तो एक और मैं ले लेता हूँ आपके लिए, बेहतरीन सा लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा वाला ले लेता हूँ मैं, ठीक। तो थोड़ा सा बड़ा वाला कौन सा ले लिया जाए, कौन सा ले लिया जाए, चलो मैं ले लेता हूँ आपके लिए जिसमें थोड़ा सा, हाँ मैं ये देख रहा हूँ जिसमें थोड़े से लिखे हुए हो, मतलब थोड़े से बड़े टाइप के हो, ठीक है। चलिए मैंने ले लिया एक, मैं बुझे हुए चूने का ले लिया, ठीक है। मतलब चूने को बुझाना, जैसे आप लोग दीपावली को अपने घर की जो पुताई मुताई करते हो ना चूना से, ठीक है। तो वो क्या है कि जब हम लोग
उसमें पानी मिलाते हैं, ठीक है, चूना में क्या मिलाते हैं, पानी, तो रिएक्शन होती है ना, तो उसी का मैं लेता हूँ। तो बिना बुझा हुआ चूना क्या है, बिना बुझा हुआ चूना है अपने पास में, उसका फॉर्मूला क्या होता है, अरे भाई ये पेन को क्या हुआ, ये होता है बिना बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaO। अब ये तो आप लोग समझ गए कि CaO, चलो ज्यादा बड़े लिख गए, इनको छोटा लिखता हूँ, इनको थोड़ा छोटा लिखता हूँ, ये है चौथा CaO। तो आप लोग देखेंगे कि Ca मतलब कैल्शियम और O मतलब ऑक्सीजन। ये आप लोग क्लास 9 से सीख के आए हो कि Ca और O को क्या बोलते हैं। तो CaO है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, जो कि बिना बुझा हुआ चूना है। यदि बिना बुझे हुए चूने में हम लोग जल मिला दें, जल मतलब H2O मिला दें, तो हमें मिलता है बुझा हुआ चूना, और बुझा हुआ चूने का सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या है, हमारा बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो अब आप लोग सबसे पहले हम लोग इनकी अवस्था लिखते हैं। तो CaO बुझा हुआ चूना, ये कैसा होता है, सॉलिड मतलब ठोस होता है, और H2O मतलब लिक्विड मतलब L, और ये CaOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर जब हम चूना बुझाते हैं, ठीक है, तो किसी बर्तन में मिलाते हैं तो पहले पत्थर टाइप का होता है वो चूना, और फिर पानी में मिला देते हैं तो बढ़िया सा दूधिया जैसा बन जाता है। तो वो क्या हो गया, जलीय अवस्था में हो गया ना, जलीय विलयन, जल मिला हुआ विलयन। यहाँ पे लिखे हम लोग AQ, ठीक है। तो अब आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा कि हम लोग उसकी स्टेट कैसे लिखते हैं। अब क्या ये संतुलित है, क्या ये समीकरण संतुलित है। तो यहाँ पर Ca को देखा जाए तो एक है, यहाँ पर भी एक है, बात बराबर है। O यहाँ पर एक है, ठीक है, यहाँ पर एक है, सो दो हो गए, और यहाँ पर कितने हैं, एक ही है। लेकिन इसका गुणा इसमें भी है, तो O का गुणा, ये जो ब्रैकेट है, ये दो बाहर लिखा हुआ है, इसको ऐसा, इसका गुणा इसमें होगा, ये इसका गुणा इसमें होगा, तो ये हो जाएंगे दो, एक दिन हो जाएंगे दो। तो O भी यहाँ पर दो है, तो यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, तो इसको लिख देता हूँ, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो ये दोनों मिला के कितने हो गए, दो, ठीक है, और दो, और H का गुणा भी इसमें होगा, सो दो दूनी कितने हो गए, दो, H कितने हो गए यहाँ पर दो, तो यहाँ पर भी H कितने हैं, दो। मतलब ये तो क्या है, ये समीकरण हमारा क्या है, संतुलित। कई समीकरण ऐसे होते हैं जिन्हें संतुलित करने की जरूरत नहीं होती है, बस हम लोग उसको देख लेते हैं तो संतुलित वो हुए हुए होते हैं, लेकिन जो नहीं है तो उसको हम लोगों को करना है, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया कि अब आप लोग ये देखेंगे ध्यान से, ये जो जहां भी हमें ब्रैकेट वाले से मिलेंगे, तो ये जो दो बाहर लिखे हुए हैं, इसका गुणा इन दोनों में होता है, O में भी होता है और इसमें H में भी, मतलब जितने यहाँ पर लिखे होंगे उतने का गुणा इनमें होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया किसी भी समीकरण को या रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब मैं देता हूं आप लोगों को संतुलित रासायनिक समीकरण को करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये चार जो समीकरण दिए गए हैं जो कि संतुलित नहीं है, तो आप लोगों को इन समीकरणों को संतुलित करना है, ठीक है। यदि आप लोगों ने ये चार समीकरण है वो संतुलित कर लिए, तो आप लोग ये समझिए कि आप लोग हैं वो किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख गए। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क समझें आप लोग, या आप लोग इसको क्लास वर्क समझें, आप लोगों को ये अभी करना है, तो आप लोग करके ही बताइए, ठीक है, वरना मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग करके बताइए, ठीक है। कर रहे हो ना। यदि पेन कॉपी अभी भी नहीं उठाई है तो इनको करने के लिए तो उठा लो, ठीक है, इनको करने के लिए तो उठा लो, और यदि बन जाए तो मुझे कमेंट में बता देना कि हाँ हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आ गया, या केवल ऐसे लिख देना तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आ गया, ठीक है। और इसी के साथ मैं करता हूँ अपने वीडियो को मतलब बंद, ठीक है, और मैं मिलता हूँ आप लोगों को आगे, और मैं आप लोगों को आगे इस चैप्टर में जो आने वाले टॉपिक्स हैं उनको इसी तरीके से बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी पढ़ पाएँ, वो भी आपकी तरह बहुत ही होशियार बन जाए ना, ऐसे सीख सीख करके, ठीक है। और पढ़ते रहिए इसी प्रकार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।